आप सब तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 ऑफ अवर सीरीज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव ए स्पेक्ट्रम की जो सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर साइमन कमीशन और जो नेहरू रिपोर्ट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो हेडिंग है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम इसमें हेडिंग्स जो पढ़ेंगे वो बेसिकली रिस्पॉन्सेज होंगे। तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि पीपल रिस्पॉन्स, कांग्रेस रिस्पॉन्स, आगे जो नेहरू रिपोर्ट आएगी उसका जो मुस्लिम लीग है उसका जो रिस्पॉन्स होगा, तो बेसिकली रिस्पॉन्सेज ही आएंगे अब आगे। तो आपको भी ये बात पता भी चल जाएगी जैसे हम पढ़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990, उसमें जो प्रोविज़न था कि जो कमीशन है उसके जो एक्ट के 10 साल बाद बनाई जाएगी एंड जो पावर है एंड प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम वो सजेस्ट करी थी इसी स्टेप्स को लेने के लिए। तो इसी के दौरान एक एन ऑल वाइट 7 मेंबर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे पॉपुलरली साइमन कमीशन बोलते थे बिकॉज इनके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, वो सेटअप की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसने बनाई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी अंडर द स्टैनले बैडविन जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑन नवंबर 8, 1927। जो कमीशन है वो रिकमेंड करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या बताती है किस लिए बनाई गई थी, कि जो इंडिया है वो रेडी है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, और आगे भी जो ये रिफॉर्म्स से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे अगर रिफॉर्म किए भी गए। ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे वर ड्यू ओनली इन 1929, किसी टाइम पे किए गए थे। जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी जो पावर में थी ब्रिटेन के अंदर, उसे एक डर था कि जो लेबर पार्टी है उससे हारने का। थर्स वो चाहती नहीं थी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश का फ्यूचर्स की बात हो रही है कि जो भी उसने कॉलोनी है उसकी, तो वो इररिस्पॉन्सिबल लेबर हैंड्स में छोड़ी जाए। ऑल्सो बाय मिड 1920 जो फेलियर था 1990 एक्ट का कि एक स्टेबल इंपीरियल पावर वो क्रिएट नहीं कर पाया था, और लेड टू द सेवरल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स और इंक्वायरीज की गई। और इसी के फेलियर के कारण जो ली कमीशन है, जो मुडीमन कमीशन है यहाँ पे मेंशन की गई है, और जो लिंगथिगो कमीशन से ये बनाई गई। जो ली कमीशन है वो क्यों बनाई गई थी कि जो रिक्रूट किए जा सके जो अच्छे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, जो देखें कि जो राज जो है ब्रिटिश राज का फेलियर क्यों रहा था। और जो मुडीमन कमीशन है वो डेडलॉक को देखती है कि जो भी अपने 1990 के एक्ट से जो डायरेक्टरी आई थी तो उसमें जो डेडलॉक क्रिएट हो गया था तो वो क्यों हुआ था। तो जो लिंगथिगो कमीशन है ये जो इंडियन एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस हो गया था उसको देखती है। सोन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दो नेसेसरी फुली वर्क कर रही थी इनटू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट। जो कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरनहम हेड, जो कॉन्स्टेंटली अब बात कर रहे थे इनेबिलिटी इंडियंस की कि वो नहीं बना सकते एक अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, कि इन्हीं का भी हम आगे देखेंगे कैसे जो कांग्रेस लीडर्स हैं नेहरू रिपोर्ट में ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और नेक्स्ट है कि इंडियन का रिस्पॉन्स, जैसे आपको भी बता रहा था कि देखो इंडिया का रिस्पॉन्स आएगा, फिर कांग्रेस रिस्पॉन्स आएगा, पीपल्स रिस्पॉन्स आएगा, पब्लिक रिस्पॉन्स। तो ये भी हम आगे बस अब रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं IR, CR, PR। तो इंडियन रिस्पॉन्स में क्या है कि जो इंडियन का रिस्पॉन्स इमीडिएट रहा और एक मत रहा कि बिल्कुल एक साथ है। और क्या गुस्सा किया इंडियंस को कि जो कमीशन थी उसमें से एक भी इंडियन नहीं था, उसमें सभी इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया। और जो बेसिक नोशन था बिहाइंड द एक्सक्लूजन फॉरनर्स का कि क्यों इनको बाहर रखा गया, बिकॉज वो इंडियंस को फिट नहीं मानते थे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट अपने लिए बना सकते हैं। और यही जो नोशन था वो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का वोलेशन कर रहा था, हमारी जो हमारा जो मान सम्मान है उसका जो हनन कर रहा था, और एज अ डेलिब्रेट इंसल्ट टू अ सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द इंडियंस, जो भी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। आप देखते हैं कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कि जो साइमन कमीशन है उसके 10 साल बाद जो आना था, और जो पूरे ही फर्स्ट पेज में 3 हमने कमीशन डिस्कस कर लिए। फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए, उस पर हमने डिस्कस किया है कि जो इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स था। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या है। जो कांग्रेस सेशन था मद्रास का, इस मीटिंग उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, MA अंसारी, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो बॉयकॉट करेंगे कमीशन का सभी स्टेज पर और सभी फॉर्म में। मीनवाइल जो नेहरू है वो कामयाब हो जाते हैं गेटिंग अ स्नैप रेजोल्यूशन, जो सेशन के अंदर पास होता है। वो डिक्लेयर करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को ही गोल एज अ कांग्रेस, बिकॉज ऑलरेडी हमें डिस्कस भी कर चुके हैं
कि जो यंग एलिमेंट था उसका जो ड्रीम था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज ही था, जो आप नेक्स्ट के चैप्टर नंबर 19 के फर्स्ट पेज पे पढ़ेंगे आप। तो अदर ग्रुप्स क्या हैं कि दोस्त जिन्होंने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस का जो बाइकआउट करने का साइमन कमीशन का डिसीजन है उसको सपोर्ट करने का, उसमें और कौन कौन लोग थे, उसमें कौन ग्रुप्स थे, तो उसमें थी हिंदू महासभा, मेजोरिटी फ्रैक्शन मुस्लिम लीग्स का भी था अंडर जिन्ना के अंदर। तो जो मुस्लिम लीग्स का भी अभी आप देखेंगे 2 सेक्शन देंगे। तो जो मुस्लिम लीग है उसके 2 सेशन होते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था 1927 के अंदर। तो जो जिन्ना के अंडर के अंदर होता है, कलकत्ता के अंदर, तो उन्होंने तो डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन को अपोज करेंगे। लेकिन जो अनदर लाहौर के अंदर हुआ था, तो फर्स्ट ध्यान रखेंगे जो जिन्ना के अंदर कलकत्ता के अंदर हुआ था, लेकिन जो लाहौर में हुआ था वहाँ पे थे मोहम्मद साफ़ी, जिन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सम अदर्स थे लाइक यूनियनिस्ट पंजाब के और जो जस्टिस पार्टी थी साउथ की, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो बाइकआउट नहीं करेंगे। अब पब्लिक रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि जो कमीशन है वो मुंबई में लैंड करती है ऑन फरवरी 3, 1928, और इसी दिन में जो कंट्री में हड़ताल हो जाती है और रैलीज निकाली जाती है। हाउएवर और वेरेवर जो कमीशन जहाँ भी जाती है तो ब्लैक जो फ्लैग है वो डेमोन्स्ट्रेट किए जाते थे, हड़ताल स्लोगन कि साइमन गो बैक, ये बड़ा ही फेमस स्लोगन है, ये सब जगह बोला जाता था। और जो सिग्निफिकेंट फीचर क्या था कि इस लहर का, कि जो नई जनरेशन का यूथ था उसने जो पॉलिटिकल एक्शन का पहला टेस्ट चख लिया था। अब देखते हैं इसे, अभी देखेंगे, पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। और जो यूथ थे ये प्ले करते थे मोस्ट एक्टिव पार्ट प्रोटेस्ट के अंदर, और एक मिलिटेंट फ्लेवर देते थे कि जो आक्रामक रूप, और जो यूथ लीडर्स थे, जो यूथ लीग्स थी और कॉन्फ्रेंसेस थे, मतलब ये जो संघ था, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं संघ, वो एक रियल फील देता है। और नेहरू जो सुभाष बोस थे वो एज अ लीडर निकल के आए इनका जो यूथ के। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हम चैप्टर 19 हम डिस्कस करेंगे उसके जो फर्स्ट पेज पे हमने यही डिस्कस किया है। और वो जो ट्रैवल करते हैं एक्सटेंसिवली कि जो नेहरू हैं और जो सुभाष बोस हैं, जो नेहरू हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, नॉट मोतीलाल नेहरू। तो राइडर्स करते हैं और प्रिसाइड करते हैं अदर कॉन्फ्रेंसेस को। अभी ये ऊपर हमारा आर्टिकल देख लेते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर और साइमन कमीशन का है। तो डॉक्टर जो अंबेडकर हैं वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अपॉइंट किए गए, जो वर्क कर रहे थे साइमन कमीशन के साथ। और अक्टूबर 1928 में अंबेडकर है जो कमीशन के अगेंस्ट नहीं, उनके सामने जाते हैं और ये आर्ग्यू करते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेल और फीमेल को मिलना चाहिए, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है प्रोविंसेस में भी और डीआरजी सेंटर के अंदर भी मिलनी चाहिए। सिग्निफिकेंटली जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था उस टाइम पे वो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में गारंटी कर दिया गया था। और जो बहिष्कारित हितकारिणी सभा के बिहाव पे इन्होंने जो अपना मेमोरेंडम था वो सबमिट किया, जिसमें राइट्स और सेफगार्ड के बारे में लिखा हो गया था, जो भी उन्हें लगता था डिप्रेस क्लासेस के लिए। अम्बेडकर कहते थे कि कोई भी लिंक नहीं है डिप्रेस क्लासेस में और हिंदू कम्युनिटी के बीच में। उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस क्लासेस है उन्हें डिस्टिंक्ट रिगार्ड करना चाहिए, उन्हें एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए। और नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कि इन्होंने असर्ट किया जो डिप्रेस क्लासेस है एज अ माइनॉरिटी कि नीडेड फार ग्रेटर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, कि उन्हें ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे अलग, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर। बिकॉज जो है ये एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन रही है, सोशली भी। और फॉर द रीज़न इन्होंने जो सफ़र किया है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसएबिलिटीज़, एंड फ्रॉम विच नो अदर जो कम्युनिटी है वो सफ़र कर पाएगी। और जो इसी सर्कमस्टेंसेस में जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने डिमांड किया फॉर द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस और रिप्रेजेंटेशन ऑन द सेम बेसिस ऑन द मोमेंडम माइनॉरिटी। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सेकंड उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम्स को जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी को जैसे राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जा रहा है, ऐसे ही डिप्रेस क्लासेस को भी मिलना चाहिए। और ये चाहते थे रिजर्व सीट मिले डिप्रेस क्लासेस को, कि अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट किया जाता है उस केस में, और इन केस जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है वो ग्रांट नहीं किया जाता तो अम्बेडकर ने कहा है कि वो कैंपेन करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि जो भी सेक्शंस का कम्युनिटी होती है तो उतने ही सेक्शन के कम्युनिटी उसके लिए वोट डालते हैं, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट में पूरा ही जैसे सारा ही पूरी कंट्री उसके लिए वोट डालती है। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट किया जाता है तो उन्हें जो रिजर्व सीट प्रोवाइड की जानी चाहिए जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया जाता तो वो कैंपेन करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। इन्होंने एक्सप्रेस भी किया कि ज़रूरत है कि जो सेफ गार्ड की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अगर पॉसिबल हो, और इन द वे ऑफ द एडवाइस इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस और उनकी एंट्री पब्लिक सर्विसेज के अंदर। और जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की वो ग्रांट करती थी रिजर्व सीट डिप्रेस्ड क्लासेस को, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो भी कैंडिडेट डिप्रेस्ड क्लासेस का इलेक्शन लड़ेगा उसे फर्स्ट जो गवर्नर और प्रोविंसेस के उसके द्वारा उन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जो अम्बेडकर है वो वॉज द मोस्ट डिसप्लीज विद दिस, बट इन एनी केस दिस रिपोर्ट रिमेन अ डेड लेटर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये लहर हम यूथ की देख रहे थे उसने एक फर्टाइल ग्राउंड दे दिया कि जो जर्मिनेशन हो सके रेडिकल जो थॉट्स कि जो भी आक्रामक जो ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और आपको अभी एक पूरी ही ओवरलुक ऊपर से आना स्टार्ट हो गया होगा कि जो गर्म दल है नरम दल है और जो मॉडरिस्ट है नरम दल, गर्म दल हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं और हम एक हमारे आया था रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे, तो उनकी ही यहाँ पे बात की जा रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो पुलिस का रिप्रेशन क्या था। तो जैसे आपको बताया गया कि हम रिस्पॉन्सेज पढ़ रहे हैं तो आर्मी ही चलेगा सारा चैप्टर ही। जो पुलिस है वो हेविली डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर वॉर करती है एंड देयर वर लाठी चार्जेस भी होती हैं सभी सीनियर्स लीडर्स पे भी। जो जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत थे उन्हें पीटा गया लखनऊ के अंदर। लाला लाजपत राय ने भी अपनी चेस्ट पे उनको मारा गया और अक्टूबर 1928 में, और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई नवंबर 17, 1928 के अंदर। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट साइमन कमीशन का नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स वो टू फोल्ड है। पहला क्या है कि इसने स्टिमुलस दिया रेडिकल फोर्सेस को जो डिमांड कर रही थी नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए सोशलिस्ट लाइंस पे। व्हेन द साइमन कमीशन वाज अनाउंस जो कांग्रेस थे विच डिड नॉट हैव एनी एक्टिव प्रोग्राम इन हैंड, एक इशू मिल गया कि उन्हें भी अपने हाथ में कि वंस अगेन एक जो मास एक्शन है वो कर सके, कि वही कि एक जो रेडिकल फोर्सेस है उनको एक मौका दे दिया कि जो कांग्रेस है उन्हें अब तक उनके पास कोई एक्टिव प्रोग्राम नहीं था हैंड में, तो जैसे ही साइमन कमीशन अनाउंस होती है तो उनको एक इशू मिल गया एक जिससे कि वो एक मास एक्शंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो चैलेंज था ऑफ द लॉर्ड बिरन हेड, जैसे आपको स्टार्टिंग में सेकंड पेज पे हमने बताया था कि वो जो इनकॉम्पिटेंस बता रहे थे इंडियंस की कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन या सेल्फ गवर्नमेंट फ्रेम नहीं कर सकते। तो जो चैलेंज है वो इंडियन पॉलिटिशियंस ने तो कि एक एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक्सेप्ट किया गया बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शंस। थस जो प्रोस्पेक्ट था फॉर इंडियन यूनिटी सीम्स ब्राइट एट पॉइंट ऑफ टाइम। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो इससे पहले आप इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे, दैट इज स्कैड। तो व्हाट इज स्कैड? स्कैड इज साइमन कमीशन एंड अबोलिशन ऑफ डायरची। तो एक ऐसी इसकी रिकमेंडेशन है जिसमें इसने अबोलिशन बोला है और इससे ही आपके मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। तो स्कैड आप याद रखेंगे, स्कैड। तो इस जो आपको इससे क्या याद रहेगा कि इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी वो थी अबोलिशन ऑफ डायरची। तो जो साइमन कमीशन है इसने 2 वॉल्यूम ऑफ रिपोर्ट दी मई 1930 में। डेट आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसने प्रपोज किया अबोलिशन ऑफ डायरची जैसे अभी आपको स्कैड से एक्सप्लेन किया गया, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट प्रोविंसेस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस के अंदर बिकॉज ये ही ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट इन द सेंटर, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसने कहा था कि जो गवर्नर है उनको एक डिस्क्रिशनरी पावर देनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी मीन्स वो खुद से कर सकते हैं, उन्हें किसी की एडवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पावर्स हैं कि जिससे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन कर सकें। और जो मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको भी इंक्रीज कर दिया गया था। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे प्रोविंशियल कीवर्ड्स आ रहा है। नेक्स्ट है कि जो रिपोर्ट थी उसने रिजेक्ट कर दिया था पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर। और जो गवर्नर जनरल्स थे उन्हें कंप्लीट पावर दे दी गई कि वो अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स के कैबिनेट के। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल हो गया था हाई कोर्ट का। और इन्होंने रिकमेंड भी किया एक सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट और एक्सटेंड करना चाहा उस इलेक्टोरेट को अदर कम्युनिटीज़ के ऊपर भी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चेंज होता है और जो और
रिपोर्ट हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट में भी, वहाँ पे कैसे जॉइंट इलेक्टोरेट आ जाता है। बट ओनली ये कब तक, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं और स्प्रेड करने की अदर कम्युनिटीज़ में, जब तक ये हिंदू और मुस्लिम्स की जो बीच में टेंशन है डेथ नहीं होती। एंड देयर वाज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, उस टाइम पे नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने एक्सेप्ट किया जो फेडरलिज्म का आइडिया था, फेडरलिज्म मीन्स टुवर्ड द स्टेट, उसको एक्सेप्ट किया बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। इन्होंने सजेस्ट किया कंसल्टेटिव काउंसिल ग्रेटर इंडिया की वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस के और प्रिंसली स्टेट के भी। और इन्होंने सजेस्ट किया कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और जो बलूचिस्तान है वहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर होगा, और दोनों के अंदर ही जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और जो बलूचिस्तान है उसका पास राइट होगा कि वो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका सेंटर के अंदर। इसने रिकमेंड किया जो सिंध है उसको सेपरेट किया जाएगा बॉम्बे से, एंड जो बुर्मा है उसे इंडिया से सेपरेट किया जाएगा बिकॉज ये नेचुरल पार्ट नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। इसने ऑल्सो सजेस्ट किया कि जो इंडियन आर्मी है शुड बी इंडियनाइज, दो ब्रिटिश फोर्सेस मस्ट बी रिटेन, इंडिया गोट फुली इक्विप्ड, कि जो इंडियन आर्मी है उसमें इंडियंस ही होंगे। ये नहीं है कि लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ब्रिटिश फोर्सेस भी रहेंगी लेकिन इनके लिए अलग से। बट बाय द टाइम जो रिपोर्ट है वो आई, कोई भी रिलेवेंट नहीं रही थी बिकॉज जो सेवरल इवेंट ओवरटुक द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, कि बहुत सारे जो इवेंट हो रहे थे वो इसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपको बताया कि पूरा चैप्टर आर में चल रहा है, तो नेक्स्ट आता है नेहरू रिपोर्ट। तो लॉर्ड बिरहन का जो चैलेंज था उसको आंसर देने के लिए कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीट हुई फरवरी 1928 में, और जो सब कमेटी है वो अपॉइंट की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, कि जो ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जवाहरलाल नेहरू, इट्स मोतीलाल नेहरू। और दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटैम्प्ट जो इंडियंस के द्वारा लिया गया था कि जो ड्राफ्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कंट्री के लिए। और जो कमेटी है वो इंक्लूड करती है तेज बहादुर सप्रू को, सुभाष बोस को, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, और जो सभी ये लीडर्स थे उनको एज अ मेंबर। और जो रिपोर्ट है फाइनलाइज हुई थी अगस्त 1928 में। इसकी जो रिकमेंडेशन है नेहरू कमेटी की, उनको एक मत में सबने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट एक मतलब रिकमेंडेशन नहीं मानी, कि वाइल जो मेजोरिटी ने फेवर किया जो डोमिनियन स्टेटस है एज द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक जो सेक्शन था इसमें से कि बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो सभी सेक्शन थे, जो सभी मेंबर्स थे कमेटी के अंदर, उन्होंने सबने ये जो उसकी रिकमेंडेशन थी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एक सेक्शन ने नहीं एक्सेप्ट करी। तो वो कौन सी रिकमेंडेशन थी? वो रिकमेंडेशन थी कि डोमिनियन स्टेटस है उसे एज अ गोल ऑफ कांग्रेस माना जा रहा था, तो वो एक्सेप्ट नहीं की गई। तो वो सेक्शन क्या चाह रहा था? तो वो सेक्शन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो चाह रहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द बेसिस विद द मेजोरिटी सेक्शन गिवन द लेटर सेक्शन लिबर्टी ऑफ एक्शन। तो जो सेक्शन होगा ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहा था, ये यंग एलिमेंट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19 में फर्स्ट पेज पे ही, कि जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, सत्यमूर्ति, ये यंग एलिमेंट होते हैं। तो मेन रिकमेंडेशन क्या है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो कन्फर्म करता है अपने आप को ब्रिटिश इंडिया में, एज इट एम्फसाइज दैट जो फ्यूचर लिंक है ब्रिटिश इंडिया का वो प्रिंसली स्टेट के साथ है फेडरल बेसिस पे। और डोमिनेशन को के लिए क्या रिकमेंडेशन इसने दी गई, इसकी जो नेहरू रिपोर्ट है, जो डोमिनियन स्टेटस होगा वो किस लाइंस पे होगा, कि वो इंडियंस के लाइंस पे होगा, कि जो इंडियंस के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी उन लाइंस पे होगा, वो कैसे अपना गवर्नमेंट को गवर्न करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका रिजेक्शन कर दिया गया कि विच हैड बीन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। और एक जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए यहाँ पे डिमांड रखी गई जिसमें जो मुस्लिम्स हैं उनका रिजर्वेशन होगा सेंटर में भी, और प्रोविंसेस में वहाँ जहाँ पे उनकी माइनॉरिटी होगी, एंड नॉट इन दोज जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में। तो मेजोरिटी में कहाँ है? तो PB, तो पंजाब एंड बंगाल के अंदर ये जो है मेजोरिटी में, और वहाँ पे भी जो इनका रिप्रेजेंटेशन होगा वो इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पे इनको राइट दिया जाएगा कि वो कंटेस्ट कर सकते हैं एडिशनल सीट्स के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं लिंग्विस्टिक जो प्रोविंसेस हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट है कि जो इसने रिकमेंडेशन दी थी कि 19 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इंक्लूड किए गए थे, कि इंक्लूडिंग द राइट फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने फर्स्ट देखा है डोमिनियन स्टेटस। तो इसको आप एक ट्रिक याद रखेंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट की रिकमेंडेशन है कि तो ये क्या है? ये है डोरी लिया 19 मीटर की,
तो ये हमने किस लिए किया है ये आप अपने मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट में हम लिखना भूल चुके हैं, हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसको, लेकिन आप अपनी बुक में इसको मार्क करेंगे कि डोरी लिया 19 मीटर की। तो जो स्टार्टिंग की 4 से 5 रिकमेंडेशन है ये आपके टिप करेंगे। डो से डोमिनियन स्टेटस, री से है कि जो सेपरेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का रिजेक्शन, ली से है कि जो मुस्लिम लीग की बात चल रही है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो बात चल रही है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात की चल रही है कि भाषा के बेसिस पे प्रोविंस बनाना। तो याद कुछ नहीं है। 19 है कि जो 19 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो आपको ये स्ट्रिक्ट से पूरे ही याद रहेंगे। नेक्स्ट था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर, और जो इंडियन पार्लियामेंट है सेंटर, इसमें जो 500 मेंबर होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के होंगे, जैसे अभी लोकसभा के अंदर होते हैं, जो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। और जो राज्यसभा दैट इज सीनेट, उसमें 200 मेंबर होंगे जो प्रोविंशियल काउंसिल से इलेक्ट होंगे। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसका टेन्योर 5 साल रखा गया, और जो राज्यसभा जिसे सीनेट यहाँ पे बोल रहे हैं उसको 7 साल रखा गया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हेड करेंगे गवर्नर जनरल, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और जिसको पे किया जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन रेवेन्यू से। जो एक्ट करेंगे किसकी एडवाइस पे, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जो पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो प्रोविंशियल काउंसिल है कि अभी हमने ऊपर देखा है जो पॉइंट है हमने पॉइंट ए, ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट का हो गया। तो बी देख रहे हैं हम ये स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसका 5 ईयर का टेन्योर रहेगा, जिसे गवर्नर हेड करेंगे। वो किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और नेक्स्ट है कि जो प्रोटेक्शन दी गई कल्चरल रीजनल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स को, कंप्लीट डिसएसोसिएशन किया गया स्टेट का फ्रॉम द रिलीजन। तो यहाँ पे वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो स्टेट का कंप्लीट डिसएसोसिएशन रिलीजन से, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अब एट प्रेजेंट ये नहीं चलता है। इंडिया जो इसका क्लासिक एग्जांपल है ट्रिपल तलाक, कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन मैटर्स में भी। तो नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम और जो हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्सेज क्या रहते हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है बार बार, हम आर में ही डील करेंगे रिस्पॉन्सेज बेसिकली, फिर रिप्रेशन और एक रिपोर्ट। दो जो प्रोसेस है ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो उत्साह के साथ बना था और पॉलिटिकल लीडर्स भी उसमें जुड़े थे। कम्युनल जो डिफरेंसेस थे वो भी आए, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भी कंट्रोवर्सीज में हुई ओवर द इश्यूज ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब दिल्ली प्रपोजल देख लेते हैं मुस्लिम लीग का, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अर्लियर दिसंबर 1927 में एक लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स हैं दिल्ली में मिलते हैं मुस्लिम लीग का सेशन करने के लिए। और इसमें 4 प्रपोजल रखे जाते हैं कि जो भी नेहरू रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और ये प्रपोजल एक्सेप्ट किए गए मद्रास सेशन में कांग्रेस के 1927 में जो होता है, और इसको ही जेली प्रपोजल बोला जाता है। और गाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ये एक पोस्ट में एक्सप्लेन की गई है कि जो दिल्ली स्टेटमेंट है, दिल्ली एग्रीमेंट होता है, एक दिल्ली प्रपोजल है, दिल्ली पैक्ट है। दिल्ली पैक्ट भी 2 होते हैं, एक जो गांधी इरविन पैक्ट है और एक जो जवाहरलाल नेहरू और ये नेहरू और जो लियाकत उनका जो पैक्ट है। तो जो देख लेते हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इन्होंने जो मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें रिजर्व सीट रहेंगी मुस्लिम्स के लिए, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट इज 1/3 रिप्रेजेंटेशन। और जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का पंजाब और बंगाल में, वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। बिकॉज हमने देखा था कि ये मेजोरिटी होती है यहाँ पे इनकी, तो केवल माइनॉरिटी में बोला गया था जो रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पंजाब और बंगाल में भी रिप्रेजेंटेशन एज पर द पॉपुलेशन होगा। और जो फॉर्मेशन करेंगे 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। अब जो हिंदू महासभा उनकी भी डिमांड आएगी, बिकॉज मुस्लिम्स ने रखी, अब हिंदू भी रखेंगे। तो हिंदू महासभा ने कहा कि उन्होंने जो मुस्लिम्स मेजोरिटी प्रोविंसेस था इसका जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया, उसका अपोज किया। और जो रिजर्वेशन है सीट्स का मुस्लिम मेजोरिटी इन बंगाल एंड पंजाब के अंदर, उसको भी जो इंश्योर करता है मुस्लिम का कंट्रोल लेजिस्लेचर में इन बोथ, कि मुस्लिम्स के जब मेजोरिटी वाले एरिया में प्रोविंसेस में भी आप खुद से सोच सकते हैं, जब इनका ही रिप्रेजेंटेशन होगा तो कानून भी इनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे बनेंगे। तो इसलिए जो हिंदू महासभा है इसका अपोज कर रही थी, और हिंदू महासभा ने डिमांड किया एक स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो एंड दिस एटीट्यूड ऑफ हिंदू महासभा कॉम्प्लिकेट कर देता है इस मैटर को। अब कॉम्प्रोमाइज़ रखा गया। अब ये कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई थी कि इन द कोर्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑल इंडिया जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम लीग है जो एसोसिएट हो जाती है अब इट सेल्फ एंड स्टक टू इट्स डिमांड, कि जो भी उसने जो डिमांड रखी है ऊपर जो 4 डिमांड है वो उससे ही अडिग रहती है मुस्लिम्स के लिए, स्पेशली सेंट्रल लेजिस्लेचर और वे मुस्लिम्स मेजोरिटी प्रोविंसेस के अंदर जो पंजाब और बंगाल है। थर्स जो मोतीलाल नेहरू और अदर लीडर हैं जो रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर रहे थे, वो एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि अगर मुस्लिम्स की जो डिमांड मानते हैं
ऑफ द कम्युनल ओपिनियन वॉज एक्सेप्टेड। तो जो हिंदू कम्युनलिस्ट हैं वो अपनी सपोर्ट इससे बाहर कर लेंगे, वो हमसे दूर हो जाएंगे, और अगर हिंदूज़ की बात मानते हैं तो मुस्लिम्स की जो सपोर्ट है वो हमसे हट जाएगी। तो जो कंसेंसस है वो कैसे बिल्ड किया गया कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट है उसका प्रपोजल रख दिया गया एवरीवेयर, बट जो रिजर्वेशन है मुस्लिम्स को केवल माइनॉरिटी में ही दिया गया, नॉट इन मेजोरिटीज़। और जो सिंध है उसको मुंबई से डिटैच कर दिया गया, वो ओनली आफ्टर कि जब ये कब किया जाएगा, जब डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है और सब्जेक्ट टू द वेटेज जो हिंदू माइनॉरिटी है सिंध में उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा ये भी। और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसने वो भी प्रपोज किया यूनिटरी, जैसे हिंदू ने बात की थी, और उसमें भी जो रेजिडुअरी पावर है वो सेंटर को दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे हमारा एट प्रेजेंट 7 शेड्यूल है जिसमें कि जो डिफरेंट लिस्ट दी गई है, तो जो भी लिस्ट में नहीं आता, कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, जो सेंटर की भी लिस्ट में नहीं आ रहा और जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आ रहा, तो रेजिडुअरी लिस्ट में पड़ता है। तो पार्लियामेंट के पास एट प्रेजेंट पावर है, तो इसमें ये सेंटर के पास दी गई। अब देखते हैं कि जो अमेंडमेंट जिन्ना ने प्रपोज किए कि जो एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कलकत्ता में हो रहा था इन दिसंबर 1928 कि नेहरू रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए जिन्ना ने ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग 3 अमेंडमेंट प्रपोज किए। पहला कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुस्लिम को बंगाल और पंजाब के अंदर उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले देखा 4 डिमांड में वो मांग रहे थे। टिल ये कब तक मिलना चाहिए ना, जब तक यूनिवर्सल एडल्ट जो सफरेज है वो एस्टेब्लिश ना हो जाए, ये बात कह रहे हैं। ये जो रेजिडुअरी पावर है ये प्रोविंसेस को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड है ये अकोमोडेट नहीं हो पाई बिकॉज हमने देख चुके हैं रेजिडुअरी पावर सेंटर को देने की बात की गई है। अब जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने जो 14 पॉइंट दिए थे तो उसमें फर्स्ट था कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद रेजिडुअरी पावर प्रोविंसेस को देना चाहिए, लेकिन जो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, यूनिटरी स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होगा वो सेंटर द्वारा नहीं होना चाहिए जब तक स्टेट की इसमें कॉन्करेंस ना हो। सभी जो कानून बन रहे हैं लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनका उसके अंदर मुस्लिम्स का एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का सभी प्रोविंसेस के अंदर बिना ही जो मेजोरिटी है मुस्लिम्स की उसे रिड्यूस करे माइनॉरिटी के अंदर, कि जैसे कि मेजोरिटी प्रोविंस होगा उसको जो ब्रेक डाउन कर देंगे तो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे मना कर कहा इन्होंने ये नहीं करेंगे। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का मुस्लिम को सर्विसेज के अंदर भी और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के अंदर भी, एंड 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर और कैबिनेट के अंदर, सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर 1/3 मुस्लिम्स होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, लेकिन ऊपर आपने देखा था ज्वाइंट इलेक्टोरेट उन्होंने कहा है। और कोई भी बिल रेजोल्यूशन लेजिस्लेचर के अंदर पास नहीं होगा जब तक 3/4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उस बिल को कंसिडर ना कर ले। 10th कहा था कि कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट नहीं करना चाहिए जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, कि जो भी अगर कोई भी टेरिटोरियल चेंज करते हैं एज पर आर्टिकल 3 हमारे आज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिलेट करके वहाँ पढ़ सकते हैं कि ये कोई भी अगर चेंज किया जाएगा तो इन्होंने कहा था कि वो पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कहा था इन्होंने कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया जाए इन दोनों के अंदर, कि नेशनल कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के अंदर फुल रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए सभी कम्युनिटीज़ के अंदर, और जो मुस्लिम्स राइट है उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए रिलीजन के रिगार्डिंग भी, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज में भी। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो अनसेटिस्फाइड फाउंड हुई थी, कि नॉट ओनली वर द मुस्लिम लीग, जो हिंदू महासभा और सिख कम्युनिटी वो भी सभी ये अनहैप्पी थे जो नेहरू रिपोर्ट थी, लेकिन जो यंगर सेक्शन था कांग्रेस का जिससे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और जो अगर देखेंगे कि सत्यमूर्ति ये जो डील कर रहे थे ये सभी गुस्सा थे। जो यंगर सेक्शन था वो डोमिनियन स्टेटस को एज अ बैकवर्ड स्टेप रिगार्ड कर रहा था, और ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये डिमांड कर रहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण साम्राज्य को एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस, और जो कैसे कि वो कलकत्ता सेशन में ये एक्सेप्ट करते हैं और वो डिससेटिस्फाई होते हैं, और जो सभी पार्टीज़ में ये क्रिटिसाइज करते हैं डोमिनियन स्टेटस के आइडिया को। और जो नेहरू, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है नॉट मोतीलाल नेहरू, और जो सुभाष बोस हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं कांग्रेस का जो मॉडिफाइड गोल है, और जॉइंटली सेटअप करते हैं एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये समरी दी गई है। तो गाइज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्रिप्शन बटन दब जाना चाहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।